What's up, everyone? Let's begin with the most interesting topic, that is capital gains. सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक का खौफ होता है ना, वो होता है कैपिटल गेन्स का. तो आई एम श्योर दैट आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर यू विल गेट सम आइडिया अबाउट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड आई एम absolutely sure about this. So don't worry at all. But ये फीलिंग कभी आएगा whenever you will solve along with me, then only you will understand. I'm telling you, see, I'm telling you कि अगर आप सिर्फ देख रहे हो lectures, it will, you are just wasting your time. You are just wasting your time. I want you to get up from the bed, take a notebook, take a pen and start writing along with me. I'm telling you, उसका impact जबरदस्त रहेगा. जबरदस्त मतलब यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कैसे वो सिचुएशन, ये प्रॉब्लम क्या है ना, वही वो समझेगा तुम लोग को ये करते करते. इसीलिए आई वांट 100% अटेंशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. वी आर गोइंग टू सॉल्व 3 to 4 questions and we are starting with question number 3 first. Mrs. Harshita purchased a land at a cost of 35 lakhs. कैसे रीड करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ. Mrs. Harshita इंडिविजुअल, ठीक है, purchased a land परचेज किया at a cost of 35 lakhs in financial year 0304. मतलब ये मेरा क्या मिल गया मुझे, ये मेरा मिल गया cost of acquisition of land. क्या फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 34, ठीक है. एंड हेल्ड द सेम एज हर कैपिटल असेट टिल 20th March 2021. मतलब 20th March 2021 तक उसका वो क्या था, कैपिटल असेट था, ठीक है. आफ्टर दैट शी स्टार्टेड हर रियल एस्टेट बिजनेस ऑन 21st March 2021 एंड कन्वर्टेड द सेड लैंड इनटू स्टॉक इन ट्रेड of her business on the said date. मतलब on 21st March 2021 जो उसके पास जो पहले कैपिटल असेट था, that capital asset got converted into stock in trade when the fair market value of that land was 210 lakhs. Now you have to understand कि ये fair market value क्यों दिया. It is just a hint which is given to you कि बॉस fair market value दिया है मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है इसके साथ. अभी क्या होगा, इफ यू रिमेंबर सेक्शन 45 मैंने 4 एक्सेप्शंस किए थे. वो 4 एक्सेप्शंस में मैंने ना ऐसे किया था, ऐसे क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है. 45(2) सेक्शन में स्पेसिफिकली बोला है, इफ यू कन्वर्ट योर कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर. और उस पे क्या लगेगा, उस पे लगेगा कैपिटल गेन्स. नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है ट्रांसफर तो हो रहा है, एम आई गेटिंग एनी मनी वाइल कन्वर्टिंग दैट कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड? No, I'm not getting a single amount of rupee while converting the capital asset into stock in trade. तो मैं गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट को बोला प्लीज गवर्नमेंट प्लीज कि ये प्लीज मुझे टैक्स मत करो जो मैंने कन्वर्ट किया है वो, बिकॉज मुझे कुछ इनकम नहीं मिला. तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, इवन दो यू हैव नॉट अर्नड द इनकम आउट ऑफ इट, इवन दो देयर इज नो इनफ्लो, वी विल कंसिडर द इनफ्लो एज फेयर मार्केट वैल्यू. मतलब जो कैपिटल असेट कन्वर्ट हो रहा है, वो कैपिटल असेट में मार्केट में बेचता तो कितना पैसा मिलता, वो मेरा होता है फेयर मार्केट वैल्यू. एंड दैट फेयर मार्केट वैल्यू इज गोइंग टू बी माय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. माय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज दैट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 210 lakhs. एकदम परफेक्ट है. कैपिटल गेन्स के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए रहता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए होता है, वो मुझे मिल गया. मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए होता है, वो भी मुझे मिल गया. अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल गेन्स मिलेगा. अभी आगे देखते हैं और कुछ है क्या. नाउ मैंने एक चीज अगर आपको याद होगा, तो ये जो एक्सेप्शंस है उसमें क्या बोला था कि यू कंप्यूट द कैपिटल गेन्स, राइट. नाउ यू कंप्यूट द कैपिटल गेन्स बाय कंसिडरिंग द फेयर मार्केट वैल्यू एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो और उसके बाद जो कैपिटल गेन्स मिलेगा, वो कैपिटल गेन्स जो है ना, वो कैपिटल गेन्स अभी इन दैट ईयर पे मत करो. इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन, कैपिटल गेन कंप्यूट करो चलेगा, पर वो कैपिटल गेन पे मत करो. कैपिटल गेन का जो टैक्स होता है ना, इस पे जो टैक्स होता है ना, वो पे नहीं करना है अभी इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन. तो वो पे कभी करना है, वो टैक्स का अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा इन द ईयर इन विच दैट स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड. मतलब जो मैंने कन्वर्ट किया था, वो जो कन्वर्ट किया था, वेन एवर आई विल सेल दैट पर्टिकुलर असेट, इन दैट ईयर आई विल हैव टू पे द कैपिटल गेन्स. सो इन विच ईयर I'll have to pay capital gains? In the year in which the stock in trade is sold. Now
For example, the stock and trade is sold in 24-25, then financial year 24-25 में I will have to pay the capital gains. ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में हुआ है समझो, फाइनेंशियल ईयर में हुआ है 21-22. सी, ट्रांसफर कौन से फाइनेंशियल ईयर में माना हम लोग ने, ट्रांसफर माना फाइनेंशियल ईयर 21-22 में. मैंने टैक्स कभी पे किया, कभी पे करूंगा, इन फाइनेंशियल ईयर 24-25. आई होप यू आर क्लियर विद द प्रोविजंस. में थोड़ा प्रोविजंस पे पहले फोकस कर रहा हूं तो वो अच्छे से हो जाएंगे. ठीक है, ये मेरा 210 तक हो गया फेयर मार्केट वैल्यू. आफ्टर दैट शी कंस्ट्रक्टेड 15 फ्लैट्स ऑफ इक्वल साइज. ओके, साइज, क्वालिटी एंड डायमेंशन. ठीक है, जो लैंड था उस पे उसने क्या किया, 15 फ्लैट्स उसने खड़े कर दिए. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज 10 लाख रुपीज. ठीक है, कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इन Feb 2022 एंड शी सोल्ड 10 flats at 30 lakhs per flat in March 2022. In March 2022, she sold 10 flats out of 15 flats. मतलब उसने सिर्फ 2/3 फ्लैट्स बेचे हैं, बाकी पूरे बेचे नहीं है. कौन से ईयर में? ईयर है मार्च 2022. मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर? ये अभी के लिए, ये जो नीचे फाइनेंशियल ईयर्स लिखे हैं वो मैं अभी के लिए इग्नोर करो, बिकॉज मैंने एग्जाम्पल पर्पज के लिए वो दिए थे. ठीक है, ओके, 15 फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए. कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसने 15 में से 10 फ्लैट्स बेच दिए ऑफ 30 lakhs पर फ्लैट. ठीक है, द रिमेनिंग 5 फ्लैट्स वर हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड ऑन 31st March 2022. ऑन 31st March 2022 के रिमेनिंग 5 स्टॉक जो थे वो स्टॉक इन ट्रेड में ही थे, मतलब वो बिके नहीं गए. सो आउट ऑफ 15, 10 फ्लैट्स वर सोल्ड फॉर 30 lakhs पर फ्लैट. ओके, नाउ यू टेल मी, जो उसने 30 lakhs पे पर फ्लैट बेचा है तो वो पीजीबीपी का इनकम होगा या कैपिटल गेन्स का इनकम होगा? पीजीबीपी का इनकम होगा या कैपिटल गेन्स का इनकम होगा? अरे भाई, वो कैपिटल गेन्स का इनकम नहीं होगा, बिकॉज जो फ्लैट्स बेचे हैं वो फ्लैट्स स्टॉक इन ट्रेड थे. स्टॉक इन ट्रेड कभी होता है? वेन एवर इट इज माई बिजनेस. एंड दैट्स वाई वेन एवर आई एम सेलिंग दोज असेट्स, दोज फ्लैट्स, 10 फ्लैट्स for 30 lakh rupees per flat, that is my PGBP income. That is my PGBP income. एकदम क्लियर है? सी, मेरा कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे होगा? सी, कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन में FVOC इज माय फेयर मार्केट वैल्यू. एकदम क्लियर है? सी, ये स्केलेटन पूरा बना के रखो, उसके बाद तो क्या प्रेजेंटेशन का मैटर है, इट्स नॉट अ बिग थिंग. सो FVOC इज फेयर मार्केट वैल्यू माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना मैंने पैसा दिया था उतना आई विल रिड्यूस इट. ठीक है, आई विल गेट सम फिगर हियर. ये मेरा कैपिटल गेन का ट्रांजैक्शन होगा. कैपिटल गेन का टैक्स मुझे इतना पे कर, इस पे कैपिटल गेन का टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा एंड आई हैव टू पे टैक्स. ठीक है, ओके, ये जो टैक्स जो कंप्यूट किया है, विल आई हैव टू पे टैक्स in the year of conversion of capital asset into stock in trade? No, I will have to pay tax in the year in which the stock in trade is sold. ठीक है, अभी आई विल कम हियर. मुझे पीजीबीपी का कैसा कंप्यूटेशन करना पड़ेगा? पीजीबीपी में वॉट एवर विल बी माई एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, मतलब जितना मैंने फ्लैट्स बेचे वो मेरा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, पीजीबीपी का इनकम, जितने मैंने फ्लैट्स बेचे. रिड्यूस करूंगा मेरा कॉस्ट. मैं कॉस्ट रिड्यूस कितना करूंगा? मैं कॉस्ट रिड्यूस करूंगा ये कॉस्ट, ये कॉस्ट में रिड्यूस करूंगा. क्यों मैं इतना कॉस्ट रिड्यूस कर रहा हूं? मैं तुम लोग को लॉजिकली वापस समझा रहा हूं. मैं कॉस्ट ही रिड्यूस क्यों कर रहा हूं? बिकॉज मैंने ऑलरेडी इतने अमाउंट पे कैपिटल गेन पे टैक्स भर दिया है. कैपिटल गेन भर दिया है इतने अमाउंट पे, एंड सी ना, इधर वही कर रहा हूं ना, इस पे कैपिटल गेन में टैक्स कंप्यूट कर रहा हूं. सिंस आई एम ऑलरेडी पेइंग टैक्स ऑन फेयर मार्केट वैल्यू, आई एम नॉट गोइंग टू पे टैक्स अगेन ऑन दैट मच proportion, and that's why I'm reducing that cost from my PGBP income and I will get PGBP income. और ये मेरा बन जाएगा PGBP का इनकम. ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट दिमाग में बिठा दो, ये फॉर्मेट दिमाग में बिठा दो. अगर ये तुझे समझा ना, तेरा आगे का रास्ता बहुत क्लियर है. बिकॉज वी राइट नाउ व्हाट आर वी डिस्कसिंग, वी आर जस्ट गेनिंग द path, or we are just gaining the clarity, we are just gaining the clarity on the path which on from which we are going to move ahead. Okay, so please ध्यान रखना,
कैपिटल गेन्स तूने कैसे कंप्यूट किया लॉजिकली, एंड पीजीबीपी तूने कैसे कंप्यूट किया लॉजिकली. सी आई एम गोइंग वेरी स्लो, आई नो रिवीजन लेक्चर है, फटाफट कंप्लीट करना है विद इन 40 आवर्स 35 आवर्स. Quality, we have to focus on quality, because I'm covering everything in 35 hours. It should help you, not me. It's not helping me. It should help you, and that's why I'm taking a lot of time in explaining the concepts, and I'm taking a lot of times in solving the sums also. ओके ठीक है, ग्रेट. ये तुझे अगर स्ट्रक्चर समझा तो आगे का बहुत इजी होगा. सो हमारे पास कैन आई से फेयर मार्केट वैल्यू है, कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए है. मेरे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो उस पर इंडेक्सेशन मारेंगे. यस. उसके बाद हम लोग पीजीबीपी कंप्यूट कर रहे थे. मुझे मालूम है कि 10 फ्लैट्स बेचे हैं, 10 फ्लैट्स 30 लाख पर फ्लैट. सो मुझे ये भी इनकम मालूम है. मुझे ये कॉस्ट तो निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये सेम कॉस्ट, ये सेम आने वाला है बराबर. उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, पीजीबीपी का इनकम मिलेगा. दोस्त तेरे पास एक्चुअली ना आंसर रेडी है, तेरे पास आंसर रेडी है. अभी हम लोग देखते हैं कि आगे बोला क्या उन्होंने. शी इन्वेस्टेड 50 lakhs इन बॉन्ड्स इशूड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये देखने के बाद इमीडिएटली समझना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट 54 ईसी. दे आर टॉकिंग अबाउट 54 ईसी on 31st March 22, and another 50 lakhs in bonds of Rural Electrification Corporation Limited in April 2022. ठीक है, मतलब टोटल उसने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है. ओके ग्रेट. Compute the amount of chargeable capital gains and business income in the hands of Mrs. Harshita arising from the above transactions for assessment year 22-23, indicating clearly the reasons for treatment for each item. Okay, अभी ये क्वेश्चन देखने के बाद ना डोंट गेट स्कैर्ड. ओके, कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या करना है, जस्ट स्टार्ट गेटिंग द क्लैरिटी ऑन द क्वेश्चन कि एग्जैक्टली क्या क्या कौन सा इन्फॉर्मेशन में किधर किधर डालूंगा. ठीक है, एकदम परफेक्ट. अभी सबसे पहले मैं क्या कंप्यूटेशन करूंगा, सबसे पहले आई कैन स्टार्ट विद द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स. नो प्रॉब्लम, वी विल स्टार्ट विद द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स. आई एम गोइंग टू सॉल्व अलोंग विद यू. यू टेक आउट योर नोटबुक एंड यू टेक आउट योर पेन्स. लेट्स डू इट टुगेदर. ओके, computation of capital gains for. ओके नाउ, ये जो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स है, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा. कैपिटल गेन्स कौन से फाइनेंशियल ईयर में अराइज होगा. कैपिटल गेन विल अराइज इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर. अभी ट्रांसफर कौन से फाइनेंशियल ईयर में हुआ था, ट्रांसफर हुआ था, मतलब जो कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड हुआ था वो ट्रांसफर हुआ था, राइट. सो कभी हुआ था वो 21 मार्च 2021. 21 मार्च 2021. तो अभी मैं जो कैपिटल गेन्स लिखूंगा ना, ये कैपिटल गेन्स लिखूंगा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए. ओके, नाउ आफ्टर दैट आई विल डू लाइक दिस. Here I will write particulars. Okay, the first one is full value of consideration. Okay, full value of consideration. Now, what is the full value of consideration? The full value of consideration, we actually do not have any full value of consideration, but जब भी वो कन्वर्ट हुआ था on that date, what was the fair market value? The fair market value was 210 lakhs. Okay, so 210 lakhs. So 210 lakhs. So I will write full value of consideration is 210 lakhs. So rupee in lakhs. ठीक है, उसके बाद आई विल रिड्यूस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. क्यों इंडेक्स में बोला, बिकॉज द लैंड वॉज परचेस्ड इन फाइनेंशियल ईयर 3-4, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म है, तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ओके, आफ्टर दैट हाउ टू कंप्यूट द इंडेक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, अभी इंडेक्सेशन निकालने के लिए मुझे कॉस्ट चाहिए. डू आई हैव द कॉस्ट? यस, आई हैव द कॉस्ट, दैट इज 35 lakhs. सो मैं इधर जाऊंगा एंड आई विल राइट 35 lakhs. ओके, अभी
इनटू इन द CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, कभी हुआ था ट्रांसफर, ये इंपॉर्टेंट है। और अपॉन क्या करूंगा, CII इन द ईयर ऑफ परचेस। सो परचेस कभी किया था, 3-4 में परचेस किया था, सो 3-4 का क्या है, 109 इस, नीचे देखो 109 इज द CII, that is why I will write नीचे 109. Now the golden question comes that what is going to be the numerator. मेरा न्यूमरेटर क्या होने वाला है अभी। नाउ यू विल से कि सर ये क्वेश्चन क्यों आया, न्यूमरेटर क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन क्यों आया, न्यूमरेटर क्या होने वाला है, बिकॉज इधर लोगों को क्या लगता है, इधर लोगों को लगता है जो साल में हम लोग ने स्टॉक इन ट्रेड बेचा ना, जो साल में हम लोग ने स्टॉक इन ट्रेड बेचा है वो साल का हम लोग को ये चाहिए, CII चाहिए। नहीं भाई, इधर न्यूमरेटर में इधर न्यूमरेटर में कौन सा साल आएगा, इधर न्यूमरेटर में आएगा द ईयर इन विच द कैपिटल असेट गॉट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मतलब CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन से साल में हुआ था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब कन्वर्जन, कन्वर्जन कौन से साल में हुआ था, कन्वर्जन हुआ था फाइनेंशियल ईयर 21-22, ये साल में, सॉरी एक मिनट, नहीं, ये ट्रांसफर हुआ था, सॉरी कन्वर्जन हुआ था ऑन 21 मार्च 2021, बराबर ना, कन्वर्ट हुआ मतलब ट्रांसफर हुआ। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर इज 2021। सो फाइनेंशियल ईयर 2021 का CII क्या है, 2021 का CII इज 301, सो आई विल राइट 301। Please understand, you have to stop the indexation. You have to stop the indexation in the year of transfer. You have to stop the indexation in the year of ट्रांसफर। तो ये चीज प्लीज 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 अच्छे से समझना। उसके बाद मुझे तुम लोग को और एक चीज बोलना है, इधर लोग गलतियां लोग करते हैं दैट 35 lakhs, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना 35 इंटू 301 अपॉन 109, ये अपना कैलकुलेशन गलत है। मैं इसे क्यों बोला गलत है, बिकॉज 35 lakhs है, देख एक मिनट में तुम लोग को एक चीज बोलता हूँ, ठीक है चलो हम लोग ये आगे करते हैं, उसके बाद में तुम लोग को बोलता हूँ कि क्या हम लोग को बाद में करना है। ठीक है चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। 35 lakhs इंटू 301 अपॉन 109, 301 अपॉन 109 कितना आता है टोटल आंसर, ये आता है टोटल 96, 65, 138, 96, 65, 138। सो इन लैक्स हम लोग ये नहीं लिख सकते, 96 कितना था, 65, 138। Okay, and 210 lakhs, no? Okay, so if I do this computation, I will get the figure of, I will get the figure of how much? 113,34,862. 113,34,862। तो बेसिकली मुझे ये फिगर मिला 1,13,34,862 इज द कैपिटल गेन्स। बट कैपिटल गेन्स में से मुझे क्या पूरा कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा क्या, इस पे पूरे कैपिटल गेन पे टैक्स भरना पड़ेगा क्या, नहीं भरना पड़ेगा पूरे कैपिटल गेन पे टैक्स, बिकॉज मैं जो स्टॉक इन ट्रेड सेल किया है ना, जो स्टॉक इन ट्रेड सेल किया है, आई डिड नॉट सेल ऑल द फ्लैट्स, इफ यू रिमेंबर आई हैव सोल्ड ओनली 2/3 ऑफ द फ्लैट्स, I have sold only 2/3 of the flats, and that is why 1,13,34,862 is not my capital gain. My capital gain is how much? Capital gains are 2/3. 2/3 is how much? 2/3 is how much? 2/3 is how much? 2/3 is 75, 56, 575. Capital gains will be 2/3, that is 75, 56, 575. Why did we do 2/3? Because 15 फ्लैट्स बनाए थे, पर उसमें से स्टॉक इन ट्रेड में बेचा कितना, स्टॉक इन ट्रेड में बेचा कितना, सिर्फ 2/3, इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही टैक्स भरूंगा, 75,56,575। ये मेरा कैपिटल गेन हुआ। उसके बाद में देखूंगा कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है क्या, देखना मैंने कुछ इधर इन्वेस्टमेंट किया दिखाया है, she invested 50 lakhs and everything, then in this case I will say that reduce
exemptions अंडर सेक्शन 54, कौन सा 54 EC, restricted to 50 lakhs. Okay, now she invested 50 lakhs in bonds issued by National Highway Authority of India on 31st March 22 and another 50 lakhs in bonds of Rural Electrification Corporation Limited in April 2022. Now the question is 54 EC में एक clause है that 54 EC में you'll have to invest in these bonds within 6 months from the date of transfer. विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. तू मुझे बता ट्रांसफर कभी हुआ था? ट्रांसफर हुआ था 21st of March 2021 को ट्रांसफर हुआ था. 21st of March 2021 को ट्रांसफर हुआ था. मतलब कहने से एज पर दिस लॉजिक आई शुड इन्वेस्ट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम 21st of March. Yes, definitely I should invest within 6 months of 21st of March. But here there was some exception. और मैंने ये रिवीजन के टाइम पे भी तुम लोग को बोला था, तुम लोग को अभी दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट रुको. Set of TDS. Just give me 1 minute. See, I'm talking about this section 45.2. सेक्शन 45.2 में मैं नीचे एक पॉइंट लिखा है सीबीडीटी सर्कुलर सेक्शन 54 EC. 6 मंथ्स जो स्टार्ट होंगे, 6 मंथ्स शैल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन. ये स्पेसिफिक ये सेक्शन के लिए उन्होंने थोड़े से ऑल्टरेशन किए प्रोविजन में. ये प्रोविजन में क्या बोला है? सेक्शन 54 EC एग्जैक्टली बोलता क्या है? 54 EC बोलता है कि इफ यू इन्वेस्ट इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अगर बॉन्ड्स में अगर मैंने इन्वेस्ट किया विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो मुझे 54 EC में मिलेगा. बट हियर इन द प्रेजेंट केस किधर गया रही? या इन द प्रेजेंट केस मेरा ट्रांसफर हुआ है 21st March 2021 को, और मैंने इन्वेस्ट कभी किया है? मैंने इन्वेस्ट किया है मार्च 2022. मार्च 2022 में, 1 साल के बाद. मतलब एक्चुअली तुम्हें 54 EC में 1 रुपए का डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए, बट तो भी मुझे डिडक्शन मिलेगा. क्योंकि मेरा 6 मंथ्स जो है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर चालू नहीं होगा. 6 मंथ्स विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. तो स्टॉक इन ट्रेड कभी सेल किया था? स्टॉक इन ट्रेड सेल किया था मार्च 2022 में. मार्च 2022 में स्टॉक इन ट्रेड सेल किया था. सो डेफिनेटली विद इन 6 मंथ्स मैंने इन्वेस्ट किए दोनों में. मैंने दोनों में इन्वेस्ट किया है. And that's why I will definitely get a deduction of section number 54 EC. 54 EC जब भी deduction लूंगा तभी restrict करूंगा to the extent of 50 lakh rupees. So इधर मैं लिखूंगा तो सही 1 crore, but I will not get the deduction of 1 crore. I will get the deduction of only 50 lakh rupees. ये मेरा कितना आएगा? 25, 56, 575. ओके, ऊपर हम लोग फाइनेंशियल ईयर में चेंज करके वी कैन राइट, क्योंकि मुझे ये 25, 56, 575 ये क्या है? ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है ना,
इस पे मुझे टैक्स पे करना है, इस पे मुझे टैक्स पे करना है। और ये मैं टैक्स कौन से फाइनेंशियल ईयर में पे करूंगा? इन द ईयर इन विच आई हैव सोल्ड द व्हाट, आई हैव सोल्ड द स्टॉक इन ट्रेड। तो मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर में स्टॉक इन ट्रेड सेल किया है? फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो मैं इधर ऊपर लिखूंगा फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मुझे टैक्स कितना पे करना है? मुझे टैक्स पे करना, मुझे मेरा इनकम कितना होगा कैपिटल गेन का? 25, 56, 575, और उस पर जो भी टैक्स होगा वो मैं पे करूंगा इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। व्हाई डिडंट आई पे द एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स? व्हाई? बिकॉज मैं एक सेकंड, मैं 113 मेरा कैपिटल गेन क्यों नहीं कंसिडर किया? बिकॉज आई डिड नॉट सेल एंटायर स्टॉक इन ट्रेड। I sold only two-third, and that's why I computed two-third of that, and I reduced exemptions under section 54AC. And that is why I got the long-term capital gains of 25 lakhs 56,575. I hope you are absolutely clear with this particular part. See, 25, 56, 575 एकदम क्लियर है दोस्त। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे पीजीबीपी इनकम का। पीजीबीपी इनकम एकदम इजी है। नाउ इधर लिखेंगे कंप्यूटेशन of profits or gains from business profession for financial year 21-22। अभी वापस मैं इधर ऐसे कर लिखूंगा, I will write particulars रुपीस, बाद में इनकम फ्रॉम सेल ऑफ 10 फ्लैट्स। एक फ्लैट कितने का था? 30 lakhs का एक फ्लैट था। सो टोटल कितना हुआ? 3 करोड़। बराबर है। उसके बाद मैं रिड्यूस करूंगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने क्या लिखा है इधर? ये देख, ऊपर उन्होंने एक चीज लिखा है, शी कंस्ट्रक्टेड 15 फ्लैट्स ऑफ इक्वल साइज क्वालिटी डायमेंशन एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज 10 लाख रुपीज। तो ये भी हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा ना, एंड दैट इज वाई उसका कॉस्ट ही है ना, क्योंकि वो 15 फ्लैट्स बेचना जो है वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है एवरी फ्लैट का 10 लाख। बट मैं जब भी कॉस्ट कंसिडर करूंगा तो मैं कितने फ्लैट्स का कॉस्ट कंसिडर करूंगा? मैं सिर्फ 10 फ्लैट्स का कॉस्ट कंसिडर करूंगा, बिकॉज मैं सिर्फ 10 फ्लैट्स बेच रहा हूं। तो इसीलिए अगेन यूर 10 फ्लैट्स इनटू रुपीज 10 lakhs। बराबर है। तो आई विल रिड्यूस हाउ मच? 1 crore रुपीज। एंड अगेन आई विल रिड्यूस जो फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग का था, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ conversion. If I'm not wrong, it was what? 2,10,000, 210, 2 crore 10 lakh rupees. मेरा टोटल आंसर कितना आएगा? 3 crore minus 2 crore minus 2 crore 30 lakhs। ओके, देख अभी इसमें हम लोग ने क्या गलती किया देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैंने एकदम परफेक्टली लिखा 3 crore रुपीज। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी एकदम परफेक्टली लिखा, बट वी मेड वन एरर ऑफ दिस पॉइंट। सी whenever you'll get this, no, whenever you'll get this नेगेटिव फिगर, एक चीज तुम लोग को रियलाइज होनी चाहिए कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। इधर हम लोग ने क्या गलती किया मालूम है? एफ एम वी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन जो था, क्या था वो? एफ एम वी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन था 210 lakhs। अरे पर भाई 210 लाख जो है ना वो पूरे लैंड का है, मतलब जिस पे 15 फ्लैट्स है।
So we are going to calculate only for 10 flats, right, out of 15 flats. So इसीलिए 210 ये पूरा मेरा नहीं हो सकता मेरा फेयर मार्केट वैल्यू. मेरा फेयर मार्केट वैल्यू क्या होने वाला है? मेरा फेयर मार्केट वैल्यू होने वाला है 210 इंटू 2/3. 210 into 2 by 3. Please understand the error. I am deliberately doing the errors for you so that you'll understand the mistakes. Are you understanding? So इधर जो मैं माइनस कर रहा हूं, इधर तुझे समझना चाहिए कि 210 हम लोग ने गलत लिया है. दैट्स वाई यू हैव टू टेक अ सेपरेट कलर्ड पेन. यू हैव टू क्रॉस दिस and I want you to write this here. We did not consider 210 lakhs because it is for 15 flats. अभी तुझे कितना कंसिडर करना है? 210 lakhs into 2/3. कितना आता है 210 into 2/3? It comes to 140. So मैं इधर आऊंगा and I will write 1 crore 40 lakh rupees. And if I reduce this, I will get the figure of 60 lakh rupees. What is this PGBP income? So this is how our amounts are matching: 20, 25, 56 and 60 lakhs. Here also 25, 56 and 60 lakhs. Did you understand the error which you can make? Two errors I want to show which you can make in this sum. One error is in relation to indexation. इधर इंडेक्सेशन जो है ना, इंडेक्सेशन वी हैव टू स्टॉप द इंडेक्सेशन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब कन्वर्जन. ओके, ये तुझे इधर याद रखना है. जो साल में बेचा वो साल, सॉरी, जो साल में स्टॉक इन ट्रेड बेचा वो साल का इंडेक्सेशन नहीं लेना है. ओके, सो इधर आप और एक चीज लिखोगे, स्टॉप इंडेक्सेशन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, दैट इज ईयर ऑफ कन्वर्जन. दिस इज द पॉसिबल मिस्टेक नंबर 1. एंड नीचे जो लिखा है वो दिस इज द, दैट इज द पॉसिबल मिस्टेक नंबर 2. एंड दिस इज हाउ यू विल राइट द कैपिटल गेन आंसर्स. एंड कैपिटल गेन आंसर्स लिखने के बाद तुझे वर्किंग नोट्स लिखने पड़ेंगे. और वर्किंग नोट्स तुम लोग किसके किसके लिए लिखोगे? वर्किंग नोट्स पहले लिखोगे, वर्किंग नोट नंबर 1, if the assessee converts capital asset into stock in trade, then it would be considered as transfer. However, assessee is required to pay tax in the year in which the stock in trade is sold. Therefore, in the present case, assessee would have to pay capital gains of rupees, क्या था वो 25 lakhs का फिगर, 25, 56, 575 है ना, 575 in financial year 21-22. परफेक्ट. दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1. विल राइट वर्किंग नोट 2. और क्या लिख सकते हैं? इंडेक्सेशन का लिख सकते हैं.
while computing capital gains, indexation benefit would be available till the capital asset is converted into stock in trade. That is till financial year 2021. सो ये लिखने के बाद इधर आ जाओ एंड इधर लिखो वर्किंग नोट 2. फर्स्ट क्या था? फर्स्ट वर्किंग नोट किधर था? फर्स्ट वर्किंग नोट था पेमेंट का, कि पेमेंट कभी करना है. सो इसके लिए कुछ रेफरेंस नहीं दिया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. नाउ वी विल मूव अहेड विथ वर्किंग नोट नंबर 3. वर्किंग नोट नंबर 3 क्या लिख सकते हैं हम? एग्जाम्शंस का लिख सकते हैं कि 54 ईसी का जो एग्जाम्शन था ना, वो उसके बारे में लिख सकते हैं. assessee is eligible for the exemption under section 54 EC if assessee is eligible for exemption if the assessee, if he invests in the bonds of नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तुझे पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, और लिखना चाहिए एक्चुअली, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन विद इन 6 months from the date of transfer. Maximum deduction allowable is rupees 50 lakhs in a financial year. In the present case, benefit of section 54 EC is available if the assessee invests in these bonds within 6 months from the date of sale of stock in trade. समझा कि नहीं? ये मैं रैंडमली वॉकिंग नोट्स लिख रहा हूँ, जो जो मुझे लग रहा है ना कि जो जो पॉइंट्स के हिसाब से मैंने वो कंप्यूटेशन किया है, वो सब पॉइंट्स पे मैं ये वॉकिंग नोट्स लिख रहा हूँ. ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेरे दिमाग में नहीं है कि ये वॉकिंग नोट तो लिखना ही है. मुझे समझ रहा है ना कि मैंने 301 पे डिसीजन लिया था कि मैंने 301 पे रुकना है, तो वो उसका मैंने वॉकिंग नोट बनाया. उसके बाद मैंने जो ये जो 54 ईसी था, रिस्ट्रिक्टेड टू 50 लैक्स, उसका मैंने वॉकिंग नोट बनाया. बराबर है कि नहीं? उसके बाद और क्या कर सकते हैं? उसके बाद you can write one more working note stating that the capital gain of 25 lakh 56,575 will not be paid in the year of conversion of capital asset into stock in trade, but the amount of tax on 25 56 575 will be paid in the year in which the stock in trade is sold, that is financial year 21-22. ऐसा और एक वर्किंग नोट लिख के तुम लोग छोड़ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? एंड दिस इज हाउ यू विल डू द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी डिस्कस्ड. वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस वन क्वेश्चन, बट मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था मैं लॉजिकली सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, एंड दैट इज वाई वी टुक सो मच ऑफ
time. Now we are moving ahead with the next question. Okay, the next question is question 5. Mr. Sathak entered into an agreement with Mr. Jaykumar to sell his residential house located at Kanpur on 16/8/2021 for 1 crore 50 lakh rupees. ठीक है, Mr. Sarthak entered into an agreement to sell his house to whom? Sell his house to Mr. Jaykumar for 1 crore 50 lakhs. ये क्या है 1 crore 50 lakhs? इसको बोलते हैं एक्चुअल कंसिडरेशन. इसको बोलते हैं एक्चुअल कंसिडरेशन. ठीक है, आराम से करेंगे ये सब. द सेल प्रोसीड्स वर टू बी पेड इन द फॉलोइंग मैनर. मतलब ये जो 1.5 करोड़ था, ऐसा पैसा आने वाला था. कैसे? 20% थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट. मतलब ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट एक अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट मिलने वाला था ऑफ 20%. ठीक है. 60% ऑन द डेट ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. जब ये पोजेशन मिलेगा तभी 60% मिलने वाला था, और बैलेंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द टाइटल टू द प्रॉपर्टी. ठीक है. After that, Mr. Jaykumar was handed over the possession of the property on 15/12/2021 and the registration process was complete on 14/1/2022. He paid the sale proceeds as per the sale agreement. ठीक है, वैसे उसने sale proceeds कर दिया. Now, who is the seller here? Who is the seller? Seller is Mr. सार्थक. तो हम लोग किसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कैपिटल गेन्स में? So for capital gains we will think from Mr. सार्थक्स perspective because उसके हाथ में टैक्स लगने वाला है कैपिटल गेन का. राइट? ओके, उसका एक्चुअल कंसिडरेशन क्या है? 1 crore 50 lakh रुपीज. ओके, सार्थक के केस हाथ में टैक्स लगने वाला है, उसका एक्चुअल कंसिडरेशन इज 1.5 crore. Okay, ठीक है. Now understand one thing: whenever you sell any immovable property and if it is your capital asset, section number 50C gets triggered. 50C में exactly क्या बोला है? 50C में बोला है, government is saying that I am going to compare your actual consideration with the stamp duty value. With the stamp duty value, SDV. ओके, नाउ ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 3 करोड़ होगा तो फॉर सेल कंसिडरेशन द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वी विल नॉट कंसिडर एज 1.5 करोड़, वी विल कंसिडर व्हाट? 3 करोड़. पर अभी हम लोग ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कुछ भी कंप्यूटेशन नहीं किया, बट वी नो वी हैव टू कीप समथिंग इन आवर माइंड दैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऐसा कुछ तो होने वाला है और कुछ तो आगे जाके आ सकता है. ठीक है, हम लोग अभी देखते हैं. सी द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी इज एज फॉलोज. अभी देखते हैं कि नीचे उन्होंने क्या दिखा है. ये दिमाग में रखना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ मुझे कंपेयर करना पड़ता है एज पर सेक्शन 50C. अभी एक बार देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. ओके, अभी मैं तुम लोग को एक चीज बताने वाला हूं जो तुम लोग को एकदम ध्यान से याद रखना है. समझो कि मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन है, एक्चुअल कंसिडरेशन इज 100. तो उन्होंने बोला है इफ योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज फॉलिंग विद इन 110%. 110% मतलब मेरा अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इधर फॉल होता है, कौन कितना है? 104. then in that case I will not consider, or government will not consider this amount as full value of consideration. Government will still consider 100 as full value of consideration, even though 104 is higher than 100, but still since it is falling within 110% of the actual consideration, no, that is why ये consider नहीं होगा, 100 ही consider होगा. बट ऑन द अदर हैंड अगर तेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इधर फॉल हो रहा है, 115 फॉल हो रहा है, देन इन दैट केस गवर्नमेंट इज लाइक आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू कंसिडर योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. सो इवन दो यू हैव सोल्ड द असेट फॉर 100, बट स्टिल वी विल कंसिडर 115 एज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. परफेक्ट है. अभी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि वो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आया है ना, इज इट फॉलिंग विद इन द बफर ऑफ 110% ऑफ 1.50 करोड़. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव दैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, राइट, टू आइडेंटिफाई. तो एक बार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का इंफॉर्मेशन देखते हैं.
Stamp duty value on the date of 16/8/2021 it is 1.70, 15/12/2021 it is 1.71, and 14/1/2022 is 1.1 crore 71 lakhs 50,000 रुपीज. अभी 16/8 को क्या हुआ था? 16/8 को क्या हुआ था एक बार देखते हैं. 16/8 को अग्रीमेंट में एंटर किया था. सो डेट ऑफ अग्रीमेंट. उसके बाद देखते हैं ये 15/12 को क्या हुआ था. 15/12 15/12 15/12 इधर है. ये दिन पे पोजीशन मिला था. एंड 14/1 को क्या हुआ था? 14/1 को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ था. रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ था. ये दोनों, ये हम लोग को तीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूज वी हैव नाउ. ये जो ऑन द डेट ऑफ पोजेशन जो है ना, ऑन द डेट ऑफ पोजेशन का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है दैट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट बिकॉज यू नो द प्रोविजंस नाउ. राइट. इट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट पोजीशन के दिन पे क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था. अपने पास ये जो हम लोग जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालेंगे वी हैव टू चॉइसेस. फर्स्ट चॉइसेस यू हैव टू कंसिडर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और यू हैव टू कंसिडर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट. एकदम आराम से सुनो. Usually you have to consider the stamp duty value on the date of registration. Usually you have to consider the stamp duty value on the date of registration, but in certain cases you can consider the stamp duty value on the date of agreement. But ऐसे कौन से situations है in which you can consider the stamp duty value on the date of agreement? अगर if buyer has paid the token amount in advance in the form of account pay, check, bank draft or electronic clearing system, any other electronic clearing system. अगर मतलब इसका मतलब समझ, अगर बायर ने, इधर बायर कौन है? इधर बायर है जय कुमार. अगर जय कुमार ने कुछ एडवांस पेमेंट किया होगा in the form of account pay check, or in the form of bank draft, or in the form of electronic clearing system at on the date of agreement, अगर कुछ भी एडवांस पेमेंट किया होगा ये फॉर्म में, then you can consider, मतलब seller can consider the stamp duty value on the date of agreement. बट अगर ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट एडवांस पेमेंट तो पे हुआ है बट वो कैश में हुआ है, देन इन दैट केस यू विल नॉट कंसिडर द डेट ऑफ अग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बट यू विल कंसिडर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. ओके. बट इन द प्रेजेंट केस व्हाट इज हैपनिंग वो तो देखते हैं. अभी देखते हैं कि कुछ एडवांस में पेमेंट हुआ था क्या. देखना एक्चुअल पेमेंट. द सेल प्रोसीड्स वर टू बी पेड इन द फॉलोइंग मैनर. यू हैव टू सर्च फॉर दैट इंफॉर्मेशन नाउ. 20% थ्रू अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट. देखना 20% का एडवांस पेमेंट तुझे मिल रहा था. 60% ऑन द डेट ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. कहना है ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से ऑलरेडी पेमेंट हुआ है. मतलब ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था वो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ. दिस वन परफेक्ट है. अगर यही अमाउंट का ट्रांजैक्शन कैश में होता, 20% जो पे किया है इन कैश होता, तो मैं डेट ऑफ अग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं देखता. But since the payment, advance payment is made in account pay bank draft, that's why I can definitely consider the stamp duty value on the date of agreement. ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं stamp duty value निकाल रहा हूँ. Now I know what is the stamp duty value. Here I will write the stamp duty value as 1.70 crore. Now I will check whether my stamp duty value is falling within 110% of my actual consideration. What is my actual consideration? 1.50 crore. उसका 110% कितना आता है? कंप्यूट करो. 110% कितना आता है? 1.50 का 110% comes to 1.50 इधर है. 110% comes to 1.65 crore. Where is my or maybe what is my stamp duty value? 1.70 crore. In this case, since my stamp duty value is not falling within the buffer of 10%, I will consider my full value of consideration as 1.70 crore. I will consider my full value of consideration as 1.70 crore and not 1.50 crore. ये मेरा
1.70 करोड़ मेरा होने वाला है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एकदम परफेक्ट है दोस्त, ये पूरा प्रोसेस तुझे समझना है कि कैसे एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और मुझे मैं कैसे एक एक चीजों को टैकल कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। नाउ मिस्ट, अभी मुझे मेरे पास क्या अवेलेबल है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अवेलेबल है। अभी मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। अभी देखते क्या आगे दिया है। मिस्टर सार्थक हैड अक्वायर्ड द रेसिडेंशियल हाउस एट कानपुर ऑन 1/4/2001 फॉर 30 lakhs। मिल गया तेरा, क्या मिल गया तुझे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, 30 lakhs इनटू जो सी आई रिस्पेक्टिव है ईयर्स का, वो हम लोग अप्लाई करेंगे। आफ्टर रिकवरिंग द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम जयकुमार, he purchased two residential house properties, one in Kanpur for 20 lakhs on 24/3/2022 and another in Delhi for 35 lakhs on 28/5/2022. Compute the income chargeable under the head capital gains of Mr. Sarthak for the assessment year 22-23 and नीचे दिए है cost inflation index। एकदम सिंपल है, वी हैव क्रैक्ड ऑलमोस्ट द एंटायर क्वेश्चन। अभी हम लोग लिखेंगे ये कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स in the hands of Mr. Sarthak for financial year 21-22। अभी मैं तुम लोग का फेवरेट काम करूंगा, लाइन मारने का। मैं इधर लिखूंगा पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस, एकदम क्लियर है। उसके बाद मैं लिखूंगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितना आया था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अपने एग्जाम्पल में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आया था 1.70 करोड़। इसके लिए अपना हम लोग को अच्छा खासा वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा। सो 170 कितना करोड़, 1 crore 70 lakhs था ना, 1 crore 70 lakhs। ओके, उसके बाद मैं माइनस करूंगा, इधर लिखना पड़ेगा रेफर वर्किंग नोट 1, माइनस करूंगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मेरा टोटल कॉस्ट कितना था, मेरा टोटल कॉस्ट था, अभी इधर लिखा है देखो 30 lakhs। तो मैं इधर जाऊंगा, इधर लिखूंगा 30 lakhs इंटू सी आई आई इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन से ईयर में हुआ था देखना, 21/8/2021 को सेल हुआ, राइट। तो बट ट्रांसफर देखने के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन कभी कंप्लीट हुआ वो देखना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन कभी कंप्लीट हुआ था 14/1/2022। इन दिस ईयर, इन दिस केस द फाइनेंशियल ईयर इज द सेम। सो 14/1/2022 को मेरा ट्रांसफर कंप्लीट हुआ। सो 14/1 इज व्हाट, 21/22। सो 21/22 का उन्होंने सी आई दिया है क्या, ये देखो सी आई दिया है 317। ओके, सो आई विल कम हियर एंड 317। परचेज कभी किया था प्रॉपर्टी, इधर दिया है देखो, परचेज किया था 1/4/2021 को, विच मीन्स इसका सी आई होगा 100। परफेक्ट है। उसके बाद इसका आंसर क्या था रे, इसका आंसर आता है 95,10,000। परफेक्ट। अभी ये माइनस करने के बाद कितना आता है, 74,90,000। परफेक्ट। ये होने के बाद आई एम गोइंग टू रिड्यूस सेक्शन नंबर 54 का एग्जाम्शन। क्यों, देखना इधर लिखा है, आफ्टर रिकवरिंग ही परचेस्ड व्हाट, ही परचेस्ड टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज, वन इन कानपुर एंड अनदर इन दिल्ली। नाउ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज बेच के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया, विच मीन्स विच सेक्शन विल बी एप्लीकेबल, सेक्शन नंबर 54 विल बी एप्लीकेबल। तो मैं इधर लिखूंगा लेस एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54।
Now he purchased two residential house properties. Now first of all we need to see, उन्होंने ना सबके लिए टाइम लिमिट दिया है कि तुझे कितने सालों में वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करना पड़ता है. 1 year प्रायर एंड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. अभी ट्रांसफर हुआ कभी था फाइनेंशियल ईयर 21-22 में. मैंने नए प्रॉपर्टीज परचेज कभी किए, वो तो एक सेम फाइनेंशियल ईयर में 21-22 और दूसरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में. सो बेसिकली विद इन 2 years दोनों प्रॉपर्टीज है. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मुझे दो प्रॉपर्टीज का डिडक्शन मिलेगा कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी का डिडक्शन मिलेगा. इसके लिए मैंने सेक्शन 54 में एक चीज डिस्कस किया था. यू कैन गेट द डिडक्शन ऑफ टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज इन केस योर कैपिटल गेन इज लेस देन 2 crore rupees. I'm repeating this. If your capital gain is less than 2 crore rupees, then in that case, you can take the deduction under section 54 for two residential house properties. In the present case, my capital gain is 74 lakhs 90,000, and that is why I can definitely claim the deduction of two residential house properties. So, residential property purchased. एक है दिल्ली और दूसरा कौन सा है? कानपुर. दिल्ली एंड कानपुर 35 and 20. सो टोटल में डिडक्शन कितना लूंगा? 55 lakhs का. सो कितना आया मेरा आंसर? कितना आएगा? 19,90,000 इज माई आंसर. दिस इज व्हाट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. सी, इतना सारा एनालिसिस करने के बाद अपना आंसर इतना चिंटू सा आता है. बट हम लोग ने कितना एनालिसिस किया ये पूरा आंसर आइडेंटिफाई करने के लिए. बट तुझे एक चीज समझना पड़ेगा, ये पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन था, पर इतने बड़े क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था. वो है ये. दैट इज 1.70 crore. 1.70 crore अगर तेरा गलत गया तो आगे का सब कुछ तेरा गलत जा सकता है. एंड दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू राइट सम वर्किंग नोट्स. तो वर्किंग नोट्स तुझे कैसे लिखने, क्या लिखने तुझे समझ जाएगा. आई एम स्टार्टिंग विथ वर्किंग नोट नंबर 1. बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ full value of consideration as per section 50C. If the assessee transfers any immovable property, then if the assessee transfers any immovable property, then the same would be compared with the stamp duty value however so and if
stamp duty value is higher than actual consideration, then full value of consideration would be such stamp duty value. However, stamp duty value would not be considered if such stamp duty value is falling within 110% of the actual consideration. Usually, stamp duty value is considered on the date of registration. However, stamp duty value on the date of agreement can be considered if the buyer has made a made an advance payment to the seller in account pay check, bank draft, or any other इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. ओके, उसके बाद इन द प्रेजेंट केस बायर कौन था? जयकुमार. जयकुमार, मिस्टर जयकुमार had paid 20% of the amount of sale consideration in account pay bank draft on the date of agreement, and hence stamp duty value on the date of agreement would be considered, that is 170 lakhs. एकदम परफेक्ट है. उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे therefore actual consideration is equal to rupees 150 lakhs, stamp duty value is equal to rupees 170 lakhs. Since stamp duty value is not falling within 110% of 150 lakhs,
Mr. Sarthak's full value of consideration is equal to rupees 170 lakhs. एकदम परफेक्ट. एक बार तुझे अगर फोटो लेना है तो फोटो ले लो. पहले से दिखाता हूँ. ये पहले कंप्यूटेशन किया हम लोग ने. इसका कुछ फोटो लेना है तो ले लो. आफ्टर दैट वी did this, we wrote this working note 1. we'll have to write the working notes. working notes नहीं रहेगा तो तुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे. ये working note 1 है तेरा और इसका कंटिन्यूएशन इधर है. ओके अपने लैंग्वेज में लिख चलेगा पर तेरा वर्किंग नोट कम्युनिकेट करना चाहिए दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ठीक है ये तेरा पॉइंट है. उसके बाद हम लोग और एक वर्किंग नोट लिखेंगे फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का. 54 में हमने दोनों लिया ना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज का. तो इधर और एक वर्किंग नोट लिखूंगा मैं, वर्किंग नोट नंबर 2. the as per section 54 of the act, if the assessee sells मत लिखो, ट्रांसफर्स लिखो. if the assessee transfers any residential house property and purchases new residential house property 1 year prior or within 2 years after the date of transfer, then he would be eligible to reduce such purchase cost from capital gains. However, okay, not however, we'll write in case the capital gain amount is less than 2 crore, then assessee would be eligible to reduce the purchase cost of 2 residential house properties. ये तुझे वर्किंग नोट जो लिखा है ना, ये तुझे इधर लिखना पड़ेगा. रेफर वर्किंग नोट नंबर 2. एक बार तुझे वर्किंग नोट दिखना है तो तू एक बार देख सकता है. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है. एंड दिस इज हाउ यू शुड प्रेजेंट द आंसर. एंड इफ यू राइट दिस आंसर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट फुल मार्क्स. ठीक है. आई होप यू आर क्लियर विथ दिस क्वेश्चन एंड द अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन. We are going to solve one more question, and if you have any doubts, please rewatch the lecture once again, or still after rewatching the lecture, still if you have any doubts, you can contact me. I will solve all your doubts. Okay, let's move ahead with the next question. Chalo, let's begin with the next question, that is illustration 10. Illustration 10 is talking about slump sale. Now, if you remember the theoretical part which we did of slump sale का computation is very easy. Slump sale में exactly है क्या? What is slump sale? Slump sale मतलब entire undertaking is sold. That is slump sale, right? Without identifying the value of each asset. You are not identifying a value of each asset, but you are identifying you're identifying the value of the entire undertaking as a whole, and you are selling that. That is slump sale. जब भी slump sale का computation करते हैं तभी अपना
कंप्यूटेशन बहुत इजी रहता है. फर्स्ट क्या होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. आई एम टेलिंग यू दिस विल ऑलवेज बी गिवन इन योर क्वेश्चन. ये हमेशा तेरे क्वेश्चन में लिखा होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बिकॉज दे विल से दैट इतने इतने अमाउंट पे ये पूरा अंडरटेकिंग बेच दिया. कंसिडर दैट एज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. उसके बाद तुझे एक चीज माइनस करना होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. नाउ इन स्लम सेल द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज व्हाट, नेट वर्थ. Cost of acquisition is net worth. Now what is the meaning of net worth? Net worth is basically assets minus liabilities. Okay, ये छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया. Now we will start with the main point. Mr. A is a proprietor of Akash Enterprises having 2 units. Okay, he transferred on 1/4/2021 his unit 1 by way of slump sale for a total consideration of 25 lakhs. तुझे क्या मिला? तुझे मिला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. पर अभी आगे पढ़ना बाकी है. क्या है, पढ़ते हैं. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑन 1/4/2021 इज 30 lakhs. मतलब एक्चुअली 25 lakhs में उसने बेच दिया था, पर एक्चुअली उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 30 लाख रुपीज. नाउ यूनिट 1 वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2005-06. मतलब टोटल एक्विजिशन का ईयर मिल गया हम लोग को 5-6. द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर दिस ट्रांसफर्ड वर 28,000. मतलब ये जो ट्रांसफर हो रहा था 25 lakhs का, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 30 lakhs, वो ट्रांसफर होने के लिए ही इनकर्ड, मिस्टर ए इनकर्ड 28,000. ठीक है. हिज बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2021 इज एज अंडर. ओके, नाउ उन्होंने एक बैलेंस शीट दिया है. असेट साइड दिया है, लाइबिलिटी साइड दिया है. असेट साइड में यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों का है एंड टोटल दिया है. एंड लाइबिलिटी साइड में टोटल दिया है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का. ठीक है. बिल्डिंग मशीनरी, डेटर्स, अदर असेट्स एक्सेट्रा. एंड लाइबिलिटी साइड में ओन कैपिटल, रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1, bank loan 70% for unit 1, and trade creditors 25% of unit 1. See, whenever we are doing the computation of slum sale, we have to just think about that particular unit which is getting transferred. ऑफ कोर्स, राइट. सो वो हम लोग को वो पर्सपेक्टिव से सोचना है. ठीक है. उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन देखते हैं. रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1. अगेन, revaluation reserve is created by revising upward the value of the building of unit 1. If you remember, मैंने एक पॉइंट बोला था कि whenever you are computing the cost of acquisition, कैसे निकालोगे, नेटवर्थ. नेटवर्थ कैसे निकालोगे, assets minus liabilities. अभी ये जो assets है ना, assets में फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं, नॉन फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स हो सकते हैं. फिक्स्ड एसेट्स में रिवैल्यूएशन का इफेक्ट तुझे इग्नोर करना है. रिवैल्यूएशन का इफेक्ट तुझे इग्नोर करना है. नाउ इधर रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग. मतलब इधर जो रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया है 3 लाख रुपीज फॉर यूनिट 1, मतलब 3 लाख रुपया ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं हम ये बिल्डिंग में. मतलब बेसिकली बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 3 लाख रुपीज. सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा असेट का कंप्यूटेशन करते वक्त, 12 lakhs minus 3 lakhs, बिकॉज वी हैव टू इग्नोर द रिवैल्यूएशन इम्पैक्ट. ठीक है. सो ये अपना बिल्डिंग का ये पॉइंट है. उसके बाद है नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी असेट इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डीड. ये पढ़ने के बाद मुझे समझा कि मुझे क्या पूछा है, स्लम सेल का क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी असेट इज कंसिडर्ड. ठीक है, स्लम सेल का क्वेश्चन है. एंड पॉइंट नंबर 3 इज अदर असेट्स ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड पेटेंट्स. ये जो अदर असेट्स है ना, इधर include patents acquired on 1/7/2019 for 50,000 rupees on which no depreciation has been charged. मतलब 50,000 इसमें ऑलरेडी है, पर जिसपे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है फ्रॉम 1/7/2019. ठीक है. एंड कंप्यूट द कैपिटल गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन, इफ यू आर सीइंग द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पेपर, देन यू माइट गेट कंफ्यूज कि स्टार्ट किधर से करना है. सी, कैपिटल गेन का कौन सा भी क्वेश्चन आने दे, तेरा हमेशा स्टार्ट कब से हो, किधर से होगा. कौन सा भी क्वेश्चन आने दे, तेरा स्टार्ट किधर से होगा, कंप्यूटेशन ऑफ दिस 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 इन द हैंड्स ऑफ दिस 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 फॉर ए वाई दिस दिस दिस. हम लोग भी इधर से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से. मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या करना है, सब कुछ दिखाऊंगा, टेंशन मत ले. अभी मैं पहले क्या लिखूं इधर, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स
in the hands of Mr. A for financial year 21-22. परफेक्ट. अभी हम लाइन मारते थोड़ा. अभी आई विल राइट पर्टिकुलर्स. परफेक्ट. सबसे पहले कैपिटल गेन्स में अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो सबसे पहले चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. Now you don't think about cost of acquisition right now. You are just required to find out the full value of consideration. तो मैं कैसे निकालूंगा? देखना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए उन्होंने फर्स्ट पेज पे कुछ दिया था कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुआ था 25 lakhs पे, बट उसका फेयर मार्केट वैल्यू है 30 lakhs. तो ऑफकोर्स आई हैव टू कंसिडर 30 lakhs बिकॉज गवर्नमेंट थोड़ी छोड़ेगा मुझे. सो 30 lakhs लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस. कितना था? ट्रांसफर एक्सपेंसेस है 28,000. परफेक्ट. ये मैं माइनस करूंगा, मुझे आएगा नेट सेल कंसिडरेशन. 30 lakhs माइनस 28,000 में इतना नहीं मेहनत करूंगा. कितना है? 29,78,000. सॉरी, 28,72 होना चाहिए ना. सॉरी, 29,72,000. करेक्ट. सो द आंसर इज 29,72,000. इससे माइनस क्या करूंगा मैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. बट आई विल से नेटवर्थ, और ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. और मैं ब्रैकेट में लिखूंगा रेफर वर्किंग नोट नंबर 1. ये है, हो गया मेरा नेटवर्थ का ना. सो मैं इधर वर्किंग नोट नंबर 1 निकालूंगा. कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ. एकदम आराम आराम से एक एक चीज क्रैक करके जाते हैं. ठीक है. अभी इधर वापस में पर्टिकुलर्स रुपीस. सबसे पहले क्या है अपना? असेट्स है ना. असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. तो मैं इधर क्या लिखूंगा? असेट्स. असेट्स में क्या है? सबसे पहले है बिल्डिंग. और बिल्डिंग में हम लोग का एडजस्टमेंट है ना, वो 3 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व है जो क्रिएट किया है आफ्टर रिवैल्यूइंग दिस बिल्डिंग का अमाउंट. मतलब कहने से बिल्डिंग के 12 lakhs में ऑलरेडी 3 लाख है. मतलब एक्चुअली इसको ओरिजिनल विदाउट रिवैल्यूएशन इज 9 लाख रुपीज. परफेक्ट. तो इसके लिए मैं असेट्स में जाऊंगा, इधर लिखूंगा बिल्डिंग. कितना लिखूंगा? 9 lakhs. एकदम परफेक्ट है दोस्त. उसके बाद मैं जाऊंगा मशीनरी. ये हो गया बिल्डिंग. बाद में आएगा मशीनरी 3 lakhs. परफेक्ट है. उसके बाद ये मशीनरी हो गया. डेटर्स 1 लाख. ये भी हो गया डेटर्स. देन अदर असेट्स. नाउ अदर असेट्स में वर्किंग नोट लिखूंगा, वर्किंग नोट नंबर 2. बिकॉज देख, अदर असेट्स में उन्होंने क्या लिखा है? देख, अदर असेट्स में एक पॉइंट लिखा है उन्होंने कि अदर असेट्स में 50,000 रुपीज जो है, 50,000, ये 50,000 रुपीज इस पे कभी भी डेप्रिसिएशन लिया नहीं था. एंड वो अक्वायर किया था ऑन 1/7/2019. परफेक्ट है. तो इसलिए मैं क्या करूंगा? वर्किंग नोट नंबर 2 करूंगा. और वर्किंग नोट नंबर 2 में मुझे और एक पेज ऐड करना पड़ेगा इधर. कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ पेटेंट्स. ओके.
ओके, अभी परचेज कॉस्ट ऑन 1/7/2019 कितना था? 50,000। ये वर्किंग नोट एक्चुअली अदर असेट्स का नहीं, ये पेटेंट का होना चाहिए ना। 50,000 कैन आई से? अभी 50,000, तो 1920 का एक पूरा फाइनेंशियल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा एंड 2021 के पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। नाउ 2021 के बाद 21-22 का आएगा क्या? अरे भाई देख कि ये ट्रांसफर कभी हुआ किया था, ये पूरा स्लम सेल हुआ कभी था? ये स्लम सेल हुआ था 1/4/2021 को। 1/4/2021, सो कैन आई से 1/4/2021 के बाद वो असेट्स ही नहीं थे? सो कैन आई से कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बाद वो पूरा यूनिट नहीं था। सो फाइनेंशियल ईयर 2021 तक तो था ना। सो कैन आई से कि फाइनेंशियल ईयर अभी 1/7/2019 को अगर परचेज किया होगा तो वो साल मतलब 1920, उसका नेक्स्ट ईयर मतलब 2021, ये 2 साल का डेप्रिसिएशन तुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। सो परचेज कॉस्ट एज ऑन 1/7/2019 इज 50,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 एट द रेट ऑफ, पेटेंट है, इंटेंजिबल्स है तो 25%। अभी ये फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा या हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? डेफिनेटली फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा। क्यों? बिकॉज 1/7/2019 नो होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 182 days. Perfect. 180 days, sorry, one not 182, 180 days. So in this case, now in this case 25% कितना आएगा इसका? इसका 25% निकालो। इसका 25%, 50,000 का 25% कितना था? 50,000 का 25%, 12,500. So I will reduce 12,500 from here and I will get the WDV as on 31/3/2020। इधर आएगा 37,500। उसके बाद माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एट द रेट ऑफ 25। सो 37,500 into 25% comes to 9,375, and this will be the WDV as on 31/3/2021। क्या आएगा? 31/3/2021 minus 37,500, so it is 28,125। सो 28,125, ये 31/3/2021 तक का क्या था? उसका WDV था। और उसका नेक्स्ट डे क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। सो कैन आई से 28,125? आई कैन राइट द वैल्यू हियर, 28,125। अभी ये तो अदर असेट्स का पेटेंट था जिसमें से 50,000 का हम लोग ने जुगाड़ किया, पर बाकी का 1 लाख तो था ही ना। अरे देखना यार, 1,50,000 में ऐसा 50,000 था जिसपे कभी डेप्रिसिएशन लिया ही नहीं था। सो कहने से बाकी 1.5 में से चलो 50,000 तो ये माइनस किया, पर बाकी का 1 लाख का क्या? तो 1 लाख मुझे कंसिडर करना पड़ेगा ना। सो इधर मैं अदर असेट्स करके लिखूंगा 1 लाख। बराबर है कि नहीं? सो टोटल असेट्स कितने हो गए? टोटल असेट्स और कुछ है क्या असेट्स में? नहीं है, ये इतने ही है राइट साइड पे, बराबर है। और टोटल असेट्स कितने हुए? 9 लाख प्लस 3 लाख 12 लाख, 12 लाख प्लस 1 लाख इट इज 13 लाख, 13 लाख एंड 1 लाख 14 लाख, 14 लाख 28,125, ये टोटल असेट्स हो गए। अभी माइनस करना है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में पहला लायबिलिटी क्या है? बैंक लोन एंड सेकंड इज ट्रेड क्रेडिटर्स। बैंक लोन माइनस करता हूँ,
एंड ट्रेड क्रेडिटर्स. बैंक लोन कितना है? 70% इज फॉर यूनिट वन. 70% इज फॉर यूनिट वन, मतलब 2 lakhs का 70% कम्स टू 1,40,000. बिकॉज यूनिट वन का ही दिख रहा है ना हम इसके लिए. एंड ट्रेड क्रेडिटर्स इज 25% ऑफ 1,50,000. So 25% of for unit one. So 25% for unit one है. So 1,50,000 में से 25% is only for unit one. So that is why trade creditors में 25% of 1,50,000 comes to 37,500. Okay, and if I reduce that, I will get the net worth. कितना था? 14,28,125 minus 1,40,000 minus 37,500. It comes to 12,50,625. 12,50,625 एकदम परफेक्ट, एकदम चौखा. अभी 12,50,625 मैं ये नेटवर्थ से माइनस करूंगा. ओके, एंड इफ आई रिड्यूस दिस, ओके इधर इंडेक्सेशन लगेगा क्या? इंडेक्सेशन लगेगा क्या? इधर इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, बिकॉज कभी भी स्लम सेल में इंडेक्सेशन प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल. हमेशा याद रखना, इवन दो द अंडरटेकिंग इज अक्वायर्ड इन फाइनेंशियल ईयर 5-6, बट स्टिल इधर इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके, सो 1250 माइनस करने के बाद कितना आता है? 29,72,000. सो इट विल बी 1721. करेक्ट है कि नहीं रे? वही 1721 375. परफेक्ट. 1721 375, and this will be my long term capital gains. इधर मैं एक छोटा वर्किंग नोट लिखूंगा. while calculating slump sale, or while calculating the net worth, revaluation effect is to be ignored. While calculating net worth, revaluation effect is to be ignored. Thus, revalued figure of 12 lakhs would be considered by excluding the revaluation of rupees 3 lakhs. परफेक्ट है, ये तेरा वर्किंग नोट नंबर 3 हुआ. एंड योर फाइनल आंसर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 1721,375. And this is how we are done with the question of slump sale. I hope you are clear how to approach the sums. I hope you are clear with the sums which we took फॉर कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन्स के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा है, बट कंसिडरिंग दिस इज अ फास्ट ट्रैक बैच, आई हैड टू कवर एवरीथिंग. सबसे ज़्यादा
कवरेज हो सकता है। वैसे मैंने सम्स चूज किए थे, 2-3 सम्स मुझे सॉल्व करने थे। एक मैंने 50C पे फोकस किया, एक्चुअली दो दो सम्स पे मैंने 50C पे फोकस किया था। उसके बाद एक 54 AC का मुझे दूसरा पॉइंट लगा था कि 6 मंथ्स का कंप्यूटेशन में थोड़ा अलग होता है, तो वो मैंने एक किया। और मुझे स्लम सेल एक सॉल्व करना था, वो मैंने स्लम सेल आपको दिखाया। सो आई होप आपको समझा कि अप्रोच कैसे करना है सम्स को। सी हमेशा जब भी क्वेश्चंस आएंगे कैपिटल गेन्स के, नाउ कैपिटल गेन्स के क्वेश्चंस हमेशा हम लोग को बहुत बड़े दिखेंगे। दे विल लुक लाइक जायंट जायंट क्वेश्चन, इट विल बी अ फुल पेज ऑफ क्वेश्चन, एंड आफ्टर सीइंग द क्वेश्चंस विल बी स्कैर्ड लाइक एनीथिंग कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, अभी ये कैसे सॉल्व करूँ, क्या करूँ, मालूम नहीं, वो देख के ही फट जाती है। तो इसीलिए ना डरने का नहीं, हमेशा याद रखना कैपिटल गेन अगर तुझे क्रैक करना है ना, कैपिटल गेन में मैंने जो 4 पिलर्स बोले थे वो याद रखना। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है तेल लगाने गया, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, मैं उसके ही पीछे भागूंगा। मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जब तक मिलता नहीं, मतलब उसके आजू बाजू का जो भी इंफॉर्मेशन दिया तिल लगाने गया, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन राइट नाउ आई एम कंसर्न अबाउट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आई विल फोकस ऑन दैट अमाउंट। अभी वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लाने के लिए अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल होता होगा तो तुझे क्या लाना पड़ेगा बीच में, सेक्शन नंबर 50C, जो हम लोग ने लास्ट सम में सॉल्व किया था। 50C लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 50C आना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना वो भी इंपॉर्टेंट है, कि अग्रीमेंट के दिन का लेना है, रजिस्ट्रेशन के दिन के लेना है। अग्रीमेंट के दिन का कभी लेना है, वेन एवर यू हैव मेड अ पेमेंट इन वेन एवर यू हैव रिसीव्ड एनी पेमेंट इन एडवांस इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। बट अगर तो ही डेट ऑफ अग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है, अदरवाइज क्या, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो ये सब कुछ चीजें तुझे याद रहनी चाहिए, मालूम रहना चाहिए। एंड मैंने जैसे बताया कि मुझे सिर्फ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए ना, आई विल गो बिहाइंड दैट। एक बार मुझे एफवीओ से मिलने के बाद मैं देखूंगा, आई विल हंट फॉर ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कोई कुछ ट्रांसफर एक्सपेंसेस है क्या, अच्छा वो भी नहीं है तो मुझे क्या मिल गया, सेल वैल्यू ऑफ नेट सेल कंसिडरेशन मिला। उसके बाद में देखूंगा, मैं आऊंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे, नाउ आई विल सी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर तू ये स्टेप बाय स्टेप गया ना, इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स, आई एम टेलिंग यू, तुझे कोई नहीं हरा सकता कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन का लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, कैपिटल गेन लोगों को अच्छे से समझता है बट दे डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट, एंड द मेन प्रॉब्लम ऑफ एग्जीक्यूशन इज दे जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड गो फॉर द एग्जाम। एग्जाम में जाने के बाद उनको समझते नहीं क्या चल रहा है, किधर से स्टार्ट करना है, क्या करना है, दे आर जस्ट ब्लैंक। And that's why in my regular course I ensure that everybody writes down everything. See, I can solve 100 questions for you, बट जब तक आपको खुद के मिस्टेक्स खुद नहीं समझेंगे ना, तब तक आप आगे लाइफ में भी नहीं बढ़ सकते, एग्जाम छोड़ो लाइफ में भी नहीं बढ़ सकते। मैं तुम लोग को मुझे एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिला है, जब तक मैं पैर डाल के समझेगा नहीं ना मुझे कि कितना गर्म है, तब वो पानी कितना गर्म है, तब तक मुझे समझेगा ही नहीं, कि मुझे अंदाजा ही नहीं आएगा लाइफ का कि कैसे क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मैं कितना सॉल्व करूं, मैं तुम लोग को सॉल्व करके दे दूंगा, क्या फर्क पड़ता है रे, तुम लोग के लिए पूरा 30 घंटा बैठ के मैंने रिकॉर्डिंग किया है, तो और 10 घंटे डाल के मैं पूरा भी सॉल्व कर सकता हूँ। पर सॉल्व नहीं करना इज नॉट द पार्ट। सी सॉल्व नहीं करना मुझे करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम लोग को समझेगा ही नहीं, तुम लोग का कवरेज हो जाएगा। सी अब आर एम इज नॉट टू फिनिश द पोर्शन, आर एम इज टू फिनिश द पोर्शन इफेक्टिवली, प्लीज अंडरस्टैंड। और यही मुझे ना, जो जिसने मेरा लेक्चर लिया, जो मेरा लेक्चर देख रहा है, सिर्फ मुझे एक ही चाहिए कि तुम लोग क्लियर होने चाहिए, बस मेरी एक ही इच्छा है कि तुम लोग क्लियर होने चाहिए। और वही पर्सपेक्टिव से मैं ये रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, वही पर्सपेक्टिव से मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वही पर्सपेक्टिव से हमेशा मैं मेरे नोट्स भी ड्राफ्ट करता हूँ। तो तुम यू मस्ट हैव रियलाइज कि मेरे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में भी आई हैव गॉन इनटू डिटेल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बिकॉज मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स किधर मिस्टेक करते हैं। परफेक्ट है, ओके ग्रेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड कुछ भी डाउट होगा प्लीज लेट मी नो, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, कुछ भी होगा जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट इमीडिएटली, मे बी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बट आई विल टेक टाइम, बिकॉज मेरा कुछ दूसरा लेक्चर होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई
whenever you're explaining the question in the chat box, ensure that you are explaining everything, because होता क्या है, कोई कोई लोगों के से मैंने देखा है, मतलब वो लोग deliberately नहीं करते, they send the photo of that particular question, पर वो पेज में ना 7-8 क्वेश्चंस रहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मुझे मालूम है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. ऐसा नहीं है. Of course, whenever when you are thinking, you are in that zone to to send that photo and ask the question. But whenever you're asking a question, maybe you do some bracket so that I'll understand कि क्या है. और कभी कभी होता क्या है कि अगर 2 पेज में फ्लो हो रहा है आंसर, क्वेश्चन 2 पेज में फ्लो हो रहा है, एक नीचे एक क्वेश्चन है और ऊपर फ्लो हो रहा है, तो सिर्फ ऊपर के पेज का मतलब पूरा फोटो भेजो, सो दैट मुझे समझेगा कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन को बोलना है. ठीक है. ओके. आई होप यू लाइक द लेक्चर. आई होप दीज क्वेश्चंस आर हेल्पिंग यू. मैंने जैसे बोला कि ये रिवीजन लेक्चर है, तो भी मैं रिवीजन लेक्चर में एक्चुअली सिर्फ थियोरी कवर करने वाला था, बट आई थॉट कि एक बार क्वेश्चंस भी कवर करते. दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन सेपरेटली फॉर यू गाइस. आई होप दीज आर हेल्पिंग यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस, टू अप्रोच द क्वेश्चंस. ओके, आज के लिए इतना ही. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर.